लेकिन उसे एक ही हफ्ते में कंप्लीट कर लो, ना कि 2 हफ्ते बाद आप सुने, ताकि अभी जो डिस्कशन हो रही है उसमें फिर आप लोग को समझ आ जाए, वरना मसला होगा। चले जी, आपकी मर्जी। यस सर। मेरा काम तो बताना। 77 के बाद हम कोई 88 है हमारे पास? नहीं। 99 है कोई? ओके, वही हम 98 जी। 98 आप बताओ, लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर डिस्कस किया है उसका बेसिक मेन आपको क्या समझ आई, क्या थीम था उसका? सर, थीम वाज एक्चुअली दैट कि हम लोग ये जो प्रोग्राम पढ़ने जा रहे हैं, प्रोग्रामिंग वी गोना लर्न कि मैथमेटिक्स में इसका क्या क्या ज़रूरत है, व्हाई वी नीड इट। तो ये आपने हमें बता रहे थे एक्चुअली कि हम लोग मशीन्स वगैरह क्यों यूज़ करते हैं, व्हाई वी नीड टू लर्न C++। ये हमारा बेसिक पर्पस था। और देन वी डिस्कस्ड मशीन्स कि हम लोग ने उसमें क्या मशीनरी वगैरह या क्या लॉजिक पुट की होती है कि वो हमें ऑटोमेटिकली हमारा जो कंक्लूजन या रिजल्ट जो हम उससे चाह रहे होते हैं वो हमें देती है। ठीक है। ओके, मज़ीद थोड़ा सा बेहतर हुआ कि लास्ट टाइम जैसे 66 ने बताया कि हमने जस्ट मशीन्स का सुना था, मशीन हमें मदद देती हैं। 98 ने हमें बताया कि मेन हमारा पर्पस था कि C++ हम क्यों सीख रहे हैं, ठीक है। और उसके अंदर हमने डिफरेंट एग्जांपल्स की, जो रोज़मर्रा की चीज़ें थी, डिफरेंट मशीन्स का हमने तस्करा किया, वो आपने लिस्ट बनवाई थी सारी की सारी, ATM मशीन और ये सारी की सारी ऑटोमेटिक जो वॉशिंग मशीन हैं एंड सो ऑन, जो कि हमारी ज़िंदगी में हमें फ़ायदा दे रही हैं, वो डिसीजंस कर रही हैं इनपुट के लिहाज से, जो भी उन्हें इनपुट दी जाती है, और उसमें से बहुत ज़्यादा जो टाइम है, जो मैनुअल वर्क है, वो हमारा बच जाता है। तो C++ जो है इन चीज़ों की प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होती है। साथ आपके 98 ने बताया कि मैथमेटिक्स में, ये तो चलो रोज़मर्रा की चीज़ें होंगी, इसका मैथमेटिक्स से कोई ताल्लुक तो ना हुआ, ये तो C++ वाले पढ़े। 98 ने बताया कि मैथमेटिक्स में भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है प्रोग्रामिंग की। तो इसकी एग्जांपल्स नहीं अभी हुई, तो वो हमने कैसे एम्फसिस करवाया कि अगर हमने किसी को बताना है कि भाई C++ सिर्फ कंप्यूटर वालों को पढ़ना ज़रूरी नहीं है, मैथ वालों को पढ़ना ज़रूरी है, तो हम उसको कैसे उसको यकीन दिलाएंगे भाई मैथ वालों को पढ़ना ज़रूरी है? कोई एग्जांपल देंगे हम, तभी से समझ आएगी ना। तो कौन एग्जांपल देगा कि मैथ में C++ पढ़ना क्यों ज़रूरी है? इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेगा। ये हमारा बेसिक थीम था लास्ट लेक्चर का, कि CS वालों के लिए तो ज़रूरी है ही, उसकी भी एग्जांपल्स दी। साथ फिर हमने बताया कि मैथ वालों के लिए क्यों ज़रूरी है। ये बजाय आप खुद ही हैंड रेज कर, तो आई थिंक ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप लोग जवाब तो दे रहे हो और बहुत ही कह लें करीब तर है, मैं उसको मज़ीद थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ बस। जी 82। सर, जो प्रोग्रामिंग हम पढ़ते हैं C++, ये मैथमेटिक्स में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम कैलकुलेटर की बात करते हैं ना, तो 2+2 भी अगर हमने करना है तो पीछे एक पूरी प्रोग्रामिंग सेट है। तो बिल्कुल। वैसे भी जब हमने सी पढ़ी थी तो तब भी उसमें भी यही था कि मतलब दो इंटीजर्स को लेके सम किया था, तो उसका दो इंटीजर्स को हमें तो पता है कि 2+2 करें तो 4 ही आएगा, लेकिन उसके पीछे पूरी एक प्रोग्रामिंग है जिसको समझना भी ज़रूरी है हमारे लिए, ताकि हमें जी। पता चले कि बैकग्राउंड में क्या काम हो रहा है। तो उसके लिए भी C++ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके ठीक। अलावा डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स जो हो गई हैं उनको भी, जो हम खुद नहीं सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होती हैं, उनको भी सॉल्व करने के लिए हम ये प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं। ठीक होगा। तो और एक चीज़ ये होती है कि अगर अगर कोई हमारा एरर आ जाता है तो वो उसके एरर्स जो है प्रोग्रामिंग के, कि वो जो सिंटैक्स एरर है और जो भी एरर्स हैं तो वो भी हमें साथ साथ ही बताता जाता है, तो हमें इसमें ये प्रॉब्लम्स भी वो हमारे साथ ही सॉल्व करता है। ठीक होगा। थैंक यू जी 82। सर। 82 ने थोड़ा सिंपल आपको एग्जांपल बता दी कि बाकी लोग अभी हैंड रेज ही रखें, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। 82 ने ये बताया कि जैसे कैलकुलेटर्स हैं, अब कैलकुलेटर तो मैथमेटिकल वर्क करता है ना, मैथ वालों के लिए इजीनेस लाता है, लेकिन इसके पीछे जो प्रोग्रामिंग हुई है उसको अंडरस्टैंड करना कि मैथ के रूल्स के मुताबिक बनाए जाए, वो मैथमेटिशियन साथ बैठा होगा तो वो CS वाला बना सकता है, वरना नहीं बना सकता। ठीक हो गया। और जो एरर्स वगैरह, अगर मशीन जब हम बना रहे हैं उसकी कोडिंग कर रहे हैं, साथ एरर्स वगैरह आ रहे हैं, तो उसको समझने के लिए भी फिर मैथ वाले का बैठना ज़रूरी है। अब कैलकुलेटर तो हमने बना ली, चलो वो एक मैथमेटिशियन था, साथ एक CS वाला बैठा, उसको हमने बताया जी 2 × 2 करना, उसने उसके लिहाज से प्रोग्रामिंग कर दी, स्क्वायर रूट बनाना, दिस इज अ मेथड, और उसका इम्प्लीमेंट तुमने इस तरह करवाना है, वो मैथ वाले ने साथ बैठ के कर लिया। लेकिन अब कैलकुलेटर से आगे चलो, हर एक चीज़ हमें समझ आएगी कि कैलकुलेटर तक हमने C++ समझना थी, वो बुजुर्गों ने सीख ली, बना दिया कैलकुलेटर। अब मुझे कैलकुलेटर के लिए C++ लर्न करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मैं तो कहूँगा मौजूद है तो मैं क्यों अब समझो, मैं तो उसको यूटिलाइज करूँगा।
तो मजीद अब कैलकुलेटर से आगे हमने क्या बनाना है और क्यों बनाना। G104 आपको समझ आएगी मेरा जो क्वेश्चन था? आप कुछ बताना पसंद करेंगे? सर क्वेश्चन रिपीट कर देगा। क्वेश्चन ये था कि 82 ने बताया कि सर हमने कैलकुलेटर्स बनाने थे, उसके ज़रिए हम यूज़ करते हैं 2 + 2 = 4। तो ये पीछे बाकायदा एक प्रोग्रामिंग की गई है, उसके लिए किसी साइंटिस्ट ने सीखा होगा सारा प्रोग्रामिंग, मशीन लर्निंग क्या है, कंप्यूटर साइंस का साथ स्टूडेंट बैठा होगा, उसके साथ मिलाकर उन्होंने कैलकुलेटर बना लिया। अब कैलकुलेटर बन गया है तो मैं तो उसे यूटिलाइज करूंगा ना कि ये सीखूंगा कि कैलकुलेटर में 2 + 2 कैसे किया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि कैलकुलेटर्स तो बन गए जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं और साथ साथ उनमें एडवांसमेंट भी आ रही है, तो मुझे अब मजीद C++ दोबारा से अब हमें क्यों पढ़ने की ज़रूरत है? हम तो कैलकुलेटर शुरू से यूज़ कर रहे हैं, हमने तो नया कैलकुलेटर नहीं ना बनाना। सर C++ में ज़रूरत है आगे। अब हम अभी तक हम करते आ रहे हैं ये डेरिवेटिव्स वगैरह या जी लीनियर अलजेब्रा, वो खुद ठीक है। मतलब डिटेल के साथ हम करते हैं। C+ की मदद के साथ ये करेंगे कि उनको कन्वर्ट कर लेंगे लीनियर अलजेब्रा में और फिर C+ की हेल्प से इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक हो गया। 104 ने एग्जांपल दी कि हमें जो हमारे पास अब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ रहे हैं वो तो हमारे पास बेसिक एलिमेंट्री अरिथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स है जिसके लिए हमने कैलकुलेटर्स बना लिए, लेकिन जैसे जैसे हम हायर स्टडीज़ में जाते जाते हैं उसके अंदर हमारी प्रॉब्लम्स भी कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं। हमें डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करना है, हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है जो कि हम एफएससी में पढ़ते आए हैं। तो उसके लिए हमें पहले मेथड्स की कोडिंग करेंगे तो हम आगे बनाएंगे ना, ये चीज़ें कैलकुलेटर नहीं सॉल्व कर सकता अभी। तो दैट नहीं हमें कोई कंप्यूटर्स यूज़ करने पड़ेंगे और कंप्यूटर में यूज़ करने के लिए पहले कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि भाई ये चीज़ इस मेथड से सॉल्व इस तरह होती है। तो बिगर प्रॉब्लम्स के लिए हमें अभी भी स्टिल C++ लर्न करने की ज़रूरत है। ओके 98 आप इसमें कुछ 98 ने तो बता दिया हुआ है। व्हाट अबाउट 93? आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे कि प्रॉब्लम्स आ गई, डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशंस, इसके अलावा और कौन कौन सी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं? सर ये कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें जो फर्दर जो है प्रोग्राम्स डेवलप करने पड़ेंगे और वो प्रोग्राम्स जो है C++ की मदद से हम डेवलप करते हैं। तो बस यही है कि वो C++ हमें इसीलिए जो है ना फ़ायदेमंद है हमारे लिए मैथमेटिक्स के लिए ठीक है, कि और हम उसकी लास्ट मदद जो से जो है ना डिफरेंट हाँ हाँ प्रोग्राम्स बिल्कुल डेवलप बना कर सकते सकते हैं। हैं, लेकिन लास्ट टाइम जो है 1 सेकेंड। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सॉरी ये बार बार बाज़ का तो हम ऑफिस में बैठे हैं तो कोई आ ही जाता है तो बाज़ का मुझे इसको माइक को ऑफ करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हो गई। आई थिंक इट्स बेरेबल। अच्छा 93 मुझे एक बात बताएं, लास्ट टाइम जो हमने एक बेसिक सिंपल सी जो एग्जांपल की थी, क्या नाम है अल्लाह भला करे, 98 ने भी बताया था, ये प्राइम नंबर्स वाली। अब वो तो बिल्कुल एक सिंपल सा टास्क है ना, तो उससे भी हमें C++ की इंपॉर्टेंस पता चलती है। तो आप बताएं कि जो प्राइम नंबर वाली एग्जांपल थी उसके अंदर हम जो प्रोग्रामिंग है उससे किस तरह फ़ायदा उठा रहे थे। वो हमें कम्प्लेक्स तो इतनी वो नहीं थी प्रॉब्लम, लेकिन हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा दे रही थी। वो क्या फ़ायदा दे रहे थे उसके अंदर प्रोग्रामिंग सर वो हमें? फ़ायदा ये सर वो फ़ायदा ये है कि अगर तो हमने सिंपल हम जैसे 100 तक हमने जो है ना प्राइम नंबर फाइंड किए तो बंदा वो इजीली जो है ना प्राइम नंबर फाइंड कर सकते हैं 100 तक। बट जब हमने 1000 या फिर 100 लाख से ऊपर जब हम जाएंगे, मिलियंस बिलियंस में जाएंगे, उस तब प्राइम नंबर्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो तब जो है हमें उसके लिए जो डिफरेंट प्रोग्राम्स की ज़रूरत पड़ेगी। और प्रोग्राम्स ये हैं कि प्रोग्राम अगर हम कोई C++ की मदद से डेवलप कर रहे हैं तो वो उसमें अगर हमने कोडिंग कर दिया तो वो डायरेक्ट जो है जैसे हमने कोडिंग की है उसके मुतालिक वो जो है ना, अगर हमने 1000 से अबव की कोडिंग की है तो वो कॉन्स्टेंटली उससे 1000 से अबव जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो उस हमें बताता जाएगा कि ये प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, वो एक्सप्लेन करता जाएगा। ठीक हो गया। तो मेन जी थीम सर। इसकी ये बनती है कि अगर हमने कोई रेपिटेटिव वर्क करना है, यानी कि रिपीटिंग वर्क करना है, बार बार एक ही चीज़ या चेकआउट करनी है जिसमें 2 या 3 सेट ऑफ रूल्स यूज़ होते हैं, तो भाई ये 1 से डिवाइड, 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से हो रहा है, 4 से हो रहा है, 5 से नहीं हो रहा, हमारा काम क्या डिवीजन को चेक करना। तो जब हमने रिपीट वाला वर्क करना हो
ठीक है, बार बार एक ही चीज़ को दोहराना हो तो उसके लिए हमें मशीन यूज़ कर लें तो ज़्यादा अच्छा काम कर लेंगे हमारी निस्बत, इंसानों की निस्बत। वो एक तो तेज़ी से काम भी करेंगे और वो थकेंगे भी नहीं, और उनसे गलती के चांसेस भी बहुत कम होंगे। तो हम मशीन्स को इसलिए भी यूज़ करते हैं कि हम अगर कोई सिंपल सा काम भी है लेकिन उसको हमने मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना है, तो वो काम जो है हम एक इंसान जो है वो मशीन को दे दें। जैसे सामान तो हम खुद भी ला सकते हैं ना, कोई वज़न है, भारी वज़न, आपको कहा जाए कि भाई ये 10 किलो की बोरी है, एक जगह से दूसरी जगह आपने दूसरे घर पहुंचानी है, कोई घर जो है 1 किलोमीटर के फासले पर है, आप 10 किलो की बोरी एक बंदा उठा लेता है। लेकिन अगर आपको यही कहा जाए कि भाई ये 10 किलो की बोरियां हैं 100 या 1000 और बार बार जाओ छोड़ के आओ, तो इंसान थक जाएगा, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि रिपीटिंग वर्क है ना, उधर छोड़ के आए फिर दोबारा आए, बोरी तो 10 किलो की, लेकिन बार बार हम वो काम कर रहे हैं तो उसमें हमारी थकावट जो है उसके चांसेस ज़्यादा हैं। उसकी बजाय हम जो है अगर मशीन जो है, जैसे मैनुअल मशीन, अब हमारे पास ये गधा गाड़ियाँ वगैरह होती हैं या कार्ट होते हैं, उसके ऊपर ही 50 या 60 हम बोरियां इकट्ठी लाते हैं और आराम से हम उतार देंगे। या एक जानवर ही कोई रख लें, उसको एक एक बोरी डालते जाएं और वो उधर छोड़ता जाए, फिर वापस आए, फिर छोड़ता जाए। अब इंसान ने अपना काम जो आगे ट्रांसफर कर दिया है जानवर को, वही जानवर आजकल का जो लेटेस्ट जानवर है आप वो समझ लेंगे, ये मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक जानवर आप उसे समझ सकते हैं। तो मतलब अपना काम जो है अगर हम किसी दूसरे को रिटर्न कर दें और उस काम को अच्छी तरह समझ लें कि भाई इधर से जाके तुमने बोरी गिरा के आनी है, फिर वापस, फिर तुमने बोरी गिरा के आनी है, फिर वापस। ये अक्सर आपने अगर देखा होगा कि जहाँ पर गलियों वगैरह में कंस्ट्रक्शन होती है और रेडियाँ वगैरह नहीं जा सकती, उधर वो खच्चर या गधे उन्होंने रखे होते हैं, उसके अंदर वो सामान डालते हैं, अब मिट्टी वगैरह या बजरी जो भी है, और वो ऊपर जाकर या उस तंग व बरी गलियों में वो जाते जाते उधर से सामान गिराते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर उधर जाके सामान, इस तरह वो राउंड ट्रिप लगाते रहते हैं। ओके, दिस वाज द एग्जांपल। फाइन, गुड, थैंक यू 93। अपने हैंड ओवर करते जाएं जब भी अगर आप डिस्कशन कर लें। अब चलते हैं आगे कि सी प्लस प्लस हमने पढ़ना क्या है, और 98 आपने कुछ मजीद इसमें ऐड करना। वो आपने क्वेश्चन किया था ना कि वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटर्स, तो हम लोग को क्या ज़रूरत है। तो पॉइंट इज दैट कि नॉलेज इज़ नॉट कांस्टेंट, विद द डेज वी आर मूविंग टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स थिंग्स। तो हम लोग डायरेक्ट किसी मतलब 4th 5th या 7th स्टेप पे तो नहीं मूव कर जाएंगे ना। हमें अगर किसी नई चीज़ के लिए, अपनी आउटपुट के लिए, अपनी डिज़ायर को पूरा करना है, तो हम एक मोस्ट बेसिक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे अपनी लर्निंग को। तो फिर उसके लिए हमें प्रीवियस लॉजिक का पता होना चाहिए। ठीक होगा, बिल्कुल, क्योंकि जो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स होती जा रही हैं। जैसे अभी कोरोना का सिस्टम आ गया, नई बीमारी आ गई, तो इसके लिहाज से अभी तैयारी भी नहीं होनी शुरू हो जाएगी। अगर हमने पहले स्टॉप कर लिया था और मज़ीद उसमें इंक्रीज़ ना करते तो फिर हम शायद कोरोना का मुकाबला ना कर पाते। पर हम इधर तो हम अल्लाह तवक्कल ही चल रहे हैं, लेकिन बाहर के ममालिक से चाइना वगैरह वो उसका ना कर पाते। तो नॉलेज जो है कभी रुकता नहीं है, बिल्कुल, तो इसलिए लर्निंग भी कभी रुकती नहीं है। जैसे कैलकुलेटर का मैंने बताया, कैलकुलेटर से अब एक स्टेप क्या आ गया, रिपीटिंग वर्क्स जब आ गए आपको, तो फिर आपको मशीन को यूज़ करना पड़ा। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आ जाए उसके लिए भी, अगर बेसिक प्रॉब्लम है और उसको हमने रिपीट करना है उसके लिए भी, कि 2 के मल्टीपल्स निकालो। अब हम लिखते जाएंगे 2 4 6 8 10, लेकिन यही काम हम मशीन को लिख दें कि तुम बस इंक्रीमेंट लगाते जाओ, एक एक नेचुरल नंबर को इंक्रीज करते जाओ, 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ, तो वो हमसे जल्दी प्रिंट आउट कर देगा वो नंबर्स। चलें, सबसे पहले मैं आपको एक आउटलाइन शेयर करता हूँ ताकि हमें पता चले हमने सी प्लस प्लस में पढ़ना क्या। आई हैव टू शेयर, किधर गई स्क्रीन, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको शेयर होते हुए, लेकिन उसको पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा रूटीन यही होगी कि जो लेक्चर हुआ उसको हम अगले लेक्चर में थोड़ा बहुत डिस्कस करें ताकि हमें पता चले हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था। डिटेल्स तो आपके पास प्रीवियस लेक्चर में वो इन रिटन फॉर्म वो आपके पास मौजूद हो गई, इधर हम थोड़ा सा ओरली इसको डिस्कस कर लेंगे। मज़ीद किसी को कुछ ना समझ आए तो वो साथ साथ पूछ सकता है। स्क्रीन आपके सामने शेयर हो गई होगी, नज़र आ रहा है आप लोगों को? यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, कोर्स डिस्क्रिप्शन। यस सर। ओके, तो ये आपकी आउटलाइन है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको सही तरह नज़र आ जाए। मैथ 206 आपका हेक्स कोड है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फॉर मैथमेटिशियंस, ये पूरा नाम नहीं लिखा हुआ इधर।
दिस इज योर कोर्स टाइटल। इसके 4 क्रेडिट आवर्स हैं, 3 क्रेडिट आवर्स फॉर थ्योरी एंड 1 फॉर प्रैक्टिकल। कंपल्सरी कोर्स है आपका। मेरा नाम एहसानुल गफूर है और जो मेरी ईमेल एड्रेस है वो आपके सामने लिखी नज़र आ रही है, बोल्ड हुई है। प्री रिक्विजिट्स इसके लिए कुछ नहीं है, यानी कि जो आम एक तासर हमें दिया जाता है कि भाई पहले आप ICS किया होगा तो फिर समझ आएगी। मैंने ICS नहीं किया हुआ था, आई हैव डन FSC, लेकिन मुझे आराम से समझ आ गई थी जब मैं पढ़ता था या जब हम स्टूडेंट्स थे तो C++ और मैटलैब सीख लिया था। इसलिए आप लोगों ने ये ध्यान में नहीं रखना कि ICS किया होगा तो तभी समझ आएगी। अभी तो जो हमने पढ़ा, चाहे ICS किसी ने किया हुआ चाहे नहीं किया हुआ, वो आराम से दोनों के लिए सिंपल था। एम क्या, द पर्पस ऑफ दिस कोर्स इज टू इंट्रोड्यूस स्टूडेंट्स टू द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एनवायरनमेंट, यानी कि जो कंप्यूटर्स और मशीन्स हम यूज़ कर रहे हैं इसके एनवायरनमेंट को, जो बैक एंड प्रोसेसेस हैं उसको समझाने के लिए। कि वही जो एक बच्चे ने अभी बात की थी कि 2 + 2 = 4 हमें पता है, लेकिन मशीन को कैसे पता चलता है ये हमने सीखना है। लर्निंग आउटकम क्या होंगी कि स्टूडेंट विल लर्न ऑल द बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ प्रोग्रामिंग एंड विल एबल टू डू कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग इन द नेक्स्ट कोर्स, जो कि मैटलैब है, जो कि ज़्यादा इजी है। लेकिन अगर यही लॉजिक्स हमें यहाँ पर पता होंगी तो हम मैटलैब में से इजीली अप्लाई कर सकते हैं। कोर्स आउटलाइन, हमारा सिलेबस क्या है कि इतना ज़्यादा इसमें लेंथी नहीं है। जस्ट क्या है कि हमने कोई एक लैंग्वेज C++ या फोर्ट्रान, यहाँ पर C++ पढ़ाई जाती है, उसका इंट्रोडक्शन वगैरह होगा, उसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, इनपुट आउटपुट क्या चीज़ है, ये लूपिंग जो रिपीटिंग प्रोसेसेस हैं उसको हम लूप कहते हैं, उसके टाइप्स क्या हैं। फिर ये डिसीजंस जो हम करते हैं, जो हमारा रोज़मर्रा ज़िंदगी में करते हैं कि अच्छा यार ये मुझे करना चाहिए या नहीं। ओके, जब हमारे पास 2 ऑप्शंस आ जाएं तो हम दोनों के लिहाज से डिसीजन करना होता है, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ लेंगे। जैसे दिस इज कॉल्ड डिसीजन कंस्ट्रक्ट स्विच स्टेटमेंट। आगे फिर कुछ हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स आ जाएंगी। फंक्शन जो मैथ का है उसको कैसे लिखते हैं कंप्यूटर के अंदर, इट इज़ वेरी गुड थिंग। और उसके बाद एरेज एंड स्ट्रिंग क्या चीज़ है इसको करेंगे। बाकी फिर आगे इंशाल्लाह अगर मज़ीद हमारे पास टाइम हुआ तो हम ये पॉइंटर्स वगैरह को भी देख लेंगे। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इट इज़ अ न्यू थिंग, ये लास्ट है, इसका भी हम थोड़ा सा कंसेप्ट लेंगे। बुक्स जो है हमारे पास, टेक्स्ट बुक्स, these are 2 फाउंडेशंस ऑफ कंप्यूटर साइंस, अल्फ्रेड वी, अब इसे हु पढ़ेंगे या अहू पढ़ेंगे, जो भी आप उसका नाम है शॉर्ट में, अब मुझे नहीं समझ आ रही क्या पढ़ेंगे। अल्फ्रेड वी ज़्यादातर यूज़ होता है। एंड जेफरी डी ओल्डमैन या जो भी आप इसका नाम जेफरी जस्ट कर लें तो आपको मिल जाएगा। 1995 की कंप्यूटर साइंस की बुक है माशाल्लाह, इतना हम लेटेस्ट एडिशंस पढ़ रहे हैं। द सेकंड बुक इज C++ हाउ टू प्रोग्राम, इट इज़ अ न्यू बुक, इसका एडिशन भी 8th है, बल्कि शायद 9th या 10th भी आ गया हो। तो मोस्ट प्रेफरली जो नई बुक्स होती हैं उनको फॉलो करना चाहिए। ओल्ड स्टफ लिखा होगा, न्यू में ज़रा थोड़ा सा नए ज़माने की चीज़ें भी आ गई होंगी। तो आप दोनों बुक्स देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, इजीली आपको अवेलेबल होंगी नेट पे। थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि नेट से कैसे फ्री बुक्स डाउनलोड करते हैं। किसी को पता है फ्री बुक्स कैसे डाउनलोड करते हैं? कोई प्रैक्टिस की है आप लोगों ने, या सारे टीचर्स आपको बुक्स दे देते हैं बस चुप करके ये लो पकड़ो और हमें तंग ना करो? सर बस बुक्स मिल जाती हैं और कुछ वेबसाइट्स वैसे हैं थी, 1-2 मैसेज आए थे। ओके, फ्री वेबसाइट्स मतलब आप लोग बुक्स वगैरह डाउनलोड कर लेते हैं ना, मतलब टीचर्स ने आदतें खराब तो नहीं की हुई कि भाई ये मेरे से बुक ले लो और बस यही पढ़नी है? आप लोग खुद ही हमेशा डाउनलोड करते हैं ना, मसला तो नहीं होगा कोई अगर मैं को ये आपने जी जो सर। दोनों बुक्स हैं वो डाउनलोड करनी है? सर नहीं एक कर दो लेंगे स्टूडेंट सर। कर लेते हैं, वो फिर पूरी क्लास में सर्कुलेट हो जाती है। दिस इज अ बैड थिंग। रीजन देखो, कल कल को तुम लोगों ने आगे रिसर्च करनी ही है, तुम लोगों को अगर बुक डाउनलोड करने नहीं आती तो यार दुर्फिट है मुंह सबके ऊपर। इट्स बेटर थिंग एक दो जो डाउनलोड करते हैं ना, आजकल का ज़माना बड़ा अच्छा हो गया, वीडियो ट्यूटोरियल्स आ गए, यूट्यूब वगैरह आ गए हैं, तो जो एक दो डाउनलोड करते हैं ना, वो जो डाउनलोडिंग का प्रोसेस है सारे का सारा, आप उसकी वीडियो बना लो कि कंप्यूटर स्टार्ट किया, रिकॉर्डिंग शुरू की, और उसके बाद आपने जो भी मेल उसके ऊपर एड्रेस पे लिखा, वेबसाइट के जो भी बुक्स हैं 3-4 वेबसाइट्स हैं, उधर आपने पुट किया, आगे सर्च किया, और
बुक एक दो लिंक ओपन होंगे, एक दो नहीं होंगे। ये सारा काम करके आप अपने कोलीग्स को शेयर करो, बुक शेयर ना करो। हमेशा एक चाइनीज का कहावत है कि नेवर गिव, इफ someone is hungry, if he is hungry, never give him fish, teach him how to get fish। ठीक है, अगर कोई भूखा है ना तो उसे मछली पकड़ के ना दो, वो आप उसकी एक दिन की जरूरत पूरी खा रहे हो। अगर कोई भूखा है ना, उसने तो भूख मिटाने के लिए कुछ भी करेगा। उसे पकड़ के रॉड पकड़ाओ कि भाई से ना मछली पकड़नी है, पकड़ो अपने जिम्मे पे, एक पकड़नी है 10 पकड़नी है, वो आप सारी उम्र के लिए उसे भूखा नहीं रहने दोगे। तो यही काम है कि फर्स्ट सेमेस्टर में एक बच्चा बुक डाउनलोड कर लेता है, वो होशियार है, वो चलाक है, अच्छी बात है, उसको कंप्यूटर स्किल्स आती हैं। लेकिन बाकी जो 45 है उनको तो नहीं ना आती हैं। उन्होंने 3 सेमेस्टर में 2 सेमेस्टर में क्या सीखा? नथिंग। तो आगे जाके हर जगह उस बंदे ने तो नहीं आपके साथ होना ना, उस बंदे तो नहीं आपको रिसर्च करवानी। तो अगर आपको बुक डाउनलोड करना नहीं आती है किसी भी इतनी ज़्यादा साइट से, तो फिर अच्छे आप स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी का, फिर आपको फ़ायदा क्या? जो आप कॉलेज में थे, जो आप स्कूल में थे, वही आप यूनिवर्सिटी में। तो ये आलकसी जो है ना, इसको ना रखें। अच्छी चीज़ें होती हैं कि आप नई चीज़ें लर्न करें। इंसान यूनिवर्सिटी में लर्न करना आता है, अपने आप को इम्प्रूव करना आता है, तो उससे इम्प्रूव करो। और जो देते हैं बुक्स वगैरह, वो भी मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि इनके साथ शेयर ना करो, इन्हें तरीका बताओ। वीडियो ट्यूटोरियल बनाना है, इट्स अ गुड थिंग, सारे वीडियो ट्यूटोरियल देखेंगे ज़रा आसानी हो जाएगी। वरना उन्हें लिंक सेंड करो और उन्हें कहो कि आप बुक्स खुद डाउनलोड करें उधर से। आपको भी कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। क्लियर है? समझ आ गई? यस कि आप उनकी सर। मदद नहीं कर रहे हैं, आप उनकी आदतें खराब कर रहे हैं और वो आप पर डिपेंडेंट हो रहे हैं। तो आपके ऊपर भी वो फिर प्रेशर आ जाएगा। अगली दफ़ा को 3-4 बुक और डाउनलोड करनी पड़ेंगी, सारे आपको फ़ोन करेंगे, आपको तंग करेंगे। तो अच्छी बात है ना, हमेशा के लिए एक चीज़ सिखा दें ताकि वो डाउनलोड करते रहें। तो जो डिटेल की बुक है, इट्स अ गुड वन, लेटेस्ट है और इजीली अंडरस्टैंडेबल है, और प्लस इसमें एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा हैं। तो हम इन दोनों बुक से फॉलो करेंगे, लेकिन डिटेल को ज़्यादा फॉलो करेंगे। रेफरेंस मटेरियल भी इसके अंदर है, थ्योरी ऑफ कंपटीशन, और रॉबर्ट लफोर जो है, रॉबर्ट लफोर जो सेकंड पे लिखा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये हम मिड के बाद इसको फॉलो करेंगे थोड़ा सा। इसका जो लेटेस्ट एडिशन है, ये नहीं कि फोर्थ लिखा है तो फोर्थ ही लेना है, ये आउटलाइन पता नहीं कब की बनी हुई है। तो जो इसका लेटेस्ट एडिशन है उसको फॉलो करें। ठीक हो गया? तो आई थिंक डिटेल जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर सेकंड बुक, और जो रेफरेंस मटेरियल है उसके अंदर भी सेकंड बुक, ये दो आप डाउनलोड कर लें। बाकी अगर किसी को मज़ीद पढ़ने का शौक है तो बाकी जितनी ज़्यादा मर्जी बुक्स आप डाउनलोड कर लें, जितना ज़्यादा मर्जी पढ़ें, इट्स अप टू यू। इन दो से भी हमारा काम पूरा हो जाएगा। असेसमेंट क्राइटेरिया क्या है हमारे पास? 10% जो वेटेज होगी, मतलब 10 मार्क्स जो हैं वो क्विज के होंगे, 8 नंबर असाइनमेंट के और 7 नंबर प्रेजेंटेशन के होंगे। बाकी 25 नंबर हमारा मिड टर्म का है और 50 नंबर जो है फाइनल टर्म्स के हैं, जो भी वो सीन हुआ। नेक्स्ट इज आवर आउटलाइन वीकली प्लान्स। आई थिंक आपको नज़र आ रहे होंगे। शुरू में तो इंट्रोडक्शन का हमारा गुजर गया लेक्चर्स, फिर हम कुछ ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की क्या इंपॉर्टेंस है, जिसने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया, इसका कर लिया। नेक्स्ट फिर थोड़ा बहुत हम इसका आज जो है थोड़ा बहुत समझेंगे कि कंप्यूटर और ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह क्या होते हैं, वही जो आप इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स में पढ़ते हैं उसी को थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। और फिर नेक्स्ट लेक्चर से आगे हम देखेंगे कि C++ कैसे, उसका स्ट्रक्चर क्या है, मेन कंपोनेंट्स क्या हैं। फिर उसके बाद जब मेन कंपोनेंट सीख लेंगे तो उसमें अरिथमेटिक्स वगैरह, एडिशन वगैरह, रिलेशनल ऑपरेटर्स, इक्वालिटी ऑपरेटर्स, जो मैथ के हम ऑपरेशन बेसिक करते रहते हैं, वो C++ में कैसे होंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि ये एडिशन सब्ट्रैक्शन को मिला के हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए, बेसिक सा, जैसे प्राइम नंबर वाला था। तो वो एक बाकायदा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगी, तो वो एल्गोरिदम वगैरह हम बनाना सीखेंगे। फिर ये आगे जो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स, वो जो मैंने आपको बताई थी डिसीजन वाली स्टेटमेंट्स, वो होगा। फिर कुछ लूप्स वगैरह आ जाएंगे, जो रिपीटिंग वाला काम है वो कैसे होता है। फिर उसको अगर रिपीटिंग और इफ़ जो है वो सारी चीज़ें मिल जाएँ तो नेस्टेड, इट इज़ कॉल्ड नेस्टेड, जो सारी चीज़ों को मिक्स कर ले। एक सब हो गए, तो उनको कैसे कंप्यूटर चलाएगा। देन असाइनमेंट्स वगैरह आ जाएंगी। फिर अगेन फॉर, वही रिपीटिंग वगैरह, डू, वही लूपिंग के बारे में है। आफ्टर मिड जो है हम थोड़ा बहुत लॉजिकल ऑपरेटर्स वगैरह वो कैसे होते हैं, अब थोड़ा सा फिर हायर मिड के बाद थोड़ा सा फिर हम एक हायर स्टेप में चले जाएंगे कि फंक्शंस वगैरह क्या चीज़ें हैं उनके बारे में देखेंगे। फंक्शन को हम डिटेल करेंगे। फिर इसको थोड़ा बहुत आइट्रेशन और रिकर्शन
आई थिंक आइट्रेशन से आप फेमिलियर होंगे। रिकर्शन प्रोसेस ये आई थिंक एफएससी में हम पढ़ते हैं, पढ़ता है ना आपको, डिस्क्रीट में भी यूज होता है रिकर्जन प्रोसेस या इक्वेशंस, नाम सुना होगा। हेलो नो सर। यार पढ़ा होगा, याद नहीं है। सर थोड़ा सा हाँ इंट्रोड्यूस करें तो शायद समझ आ जाए। हाँ, अच्छा होता ना यार, वो पता है फलानी मूवी का नाम है, नहीं नहीं यार मूवी का नाम नहीं मुझे याद है, तो मुझे स्टोरी सुनाओ ना तो फिर नाम का याद आ जाएगा। ये तो वो वाला सीन हो गया। चलें, जब इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे तब याद आ जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है। नेक्स्ट इज इट इजी थिंग, ये एफएस में हम पढ़ते हैं, डोंट वरी। नेक्स्ट इज एरे, मतलब रोज वगैरह को हम कैसे लिख सकते हैं, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। और लास्ट के अंदर फिर हम देखेंगे जो एक अच्छा सा सर्चिंग एरे जिस तरह होता है कि जिस तरह आप ये कंप्यूटर के अंदर सर्च वगैरह करते हैं एक्सेल के अंदर कि रोल नंबर 56 को हमने फाइंड आउट करना है तो हम कंट्रोल एफ करके 56 लिखते हैं, तो कंप्यूटर कैसे पीछे इसके बैक एंड में क्या और उसकी मतलब एल्गोरिदम वगैरह होता है, क्या स्ट्रेटजी होती है, वो हम देखेंगे कि सर्चिंग कैसे होता है और सॉर्टिंग कैसे होती है कि अगर हमने किसी को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो वो कैसे होगा। यानी कि पहले हमने बेसिक सीख ली और आगे फिर उसका ये प्रैक्टिकल सारे वर्क आ गए, प्रोग्राम्स आ गए जो कि कोई ना कोई हमें फ़ायदा या नुकसान बताएंगे। फिर थोड़ा बहुत मैट्रिसेस का आ जाएगा और लास्ट में फिर वही पॉइंटर्स और ये हम देखेंगे बाद में। तो दिस इज़ अ होल सम कि करना क्या है, मिड से पहले बेसिक होगा उसको हमने डिटेल से पढ़ना, यानी कि आउटलाइन बताने का मकसद ये था कि आपको पता चल जाए हमने कब ज़्यादा तवज्जो देनी है और कब नहीं। लेकिन इस कोर्स के अंदर ये है कि शुरू में तवज्जो देंगे तो आगे तवज्जो देने जोगे रहेंगे, शुरू में अगर आपने तवज्जो नहीं दी तो आगे जाके वही चीज़ें उसके ऊपर बिल्डिंग ब्लॉक बन रही हैं। तो अगर आपकी बेस ही नहीं मजबूत है, हमने निचली स्टोरी मजबूत ही नहीं बनाई, तो उसके बाद फर्स्ट स्टोरी कभी नहीं ठहरेगी, वो काम खराब ही होगा। इसलिए आपने पहले जो जितनी भी बेसिक्स हैं उसको बड़े आराम से तवज्जो से सुनना है, नहीं समझ आती साथ साथ पूछो, ताकि जब हम मिड के बाद उन सब जो एलिमेंट्स हैं उनको जब हम मिक्सअप करेंगे तो फिर हमें प्रॉब्लम ना हो। इट्स लाइक ए बी सी, शुरू में हम ए बी सी डी सीखते हैं, तो अगर आपने अच्छे तरीके से सीख लिया तो फिर सेंटेंसेस बनाना इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन अगर आपको कहा जाए सेंटेंस बना लो, ए बी सी आपको आते नहीं है, तो फिर आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगे और सेंटेंस का वो मीनिंग भी नहीं रहेगा। तो दिस वाज इट। नेक्स्ट जो है, अब थोड़ा सा इसको मैं ख़त्म कर लूँ, मैं कैमरा कनेक्ट करता हूँ, वेट अ सेकेंड, शायद आपको नज़र आए, उसमें आई थिंक 1-2 मिनट लग जाएंगे। कैमरे के ज़रिए आपको समझ सही आती है, क्योंकि मैंने 1-2 दफ़ा देखा शायद वो आई थिंक आवाज़ पहले चली जाती है और इमेज बाद में, इसका मतलब लिखा हुआ बाद में आता है, तो इतना मसला तो नहीं होता आपको उससे? नहीं सर, कैमरा तो ठीक है। अच्छा चलो माशाल्लाह, गुड। मैंने कहा अगर होता तो बता दें, फिर बंदा उसको थोड़ा सा मतलब कर सकता है। नहीं, थोड़ी सी वैसे लैगिंग आती है लेकिन ठीक है। हाँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जब पहले लिख लूँ ना फिर थोड़ा सा मतलब वक्फे के बाद बोलूँ, ताकि ये वाला मसला ना हो। अब देखें नेट का हालात वाक़यात के ब्राउज़र ही नहीं खोल रहा है। ओके 10 ओके रिप्लेसमेंट करते हैं। सर असाइनमेंट के बारे में थोड़ा सा बता दें, कब जी सबमिट कुछ है, वगैरह करवानी है? असाइनमेंट की डेट आपको बताई नहीं थी 2 हफ्ते बाद? सर आपने बोला था इसके ग्रुप बारे में में भी बता आप दें, करेंगे। वो समझ नहीं आया इसको। ओह 1 बाय 1 और जी। आपने डेट बताई थी, लेकिन आपने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में मैं ये भी बता दूंगा कि ग्रुप कैसे बनने हैं।
हाँ बेटा बिल्कुल, मेरा था कि आज जो है वो हमारे पास आ जाएंगे सेक्शंस, लेकिन एलएमएस में पता नहीं क्यों वो आप लोगों को ऐड नहीं कर रहे हैं। मेरे पास अभी कोई शो ही नहीं हो रही क्लास, ये हवा से नहीं हम पढ़ रहे हैं अभी। मुझे पता नहीं बच्चे कितने हैं क्लास में, ऑफिशियली कितने हैं, किसी की फीस सबमिशन हुई है या नहीं हुई है, लॉगिन में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लासे में पढ़ रहा है ऑफिशियली वो आई ना तो उसका तो बेड़ा गर्क हो गया ना। तो एक मिनट मैं पहले ऑन कर लूँ ना, ताकि पेज पे अगर कुछ लिखे तो आपको नजर आ जाए। 1 सेकेंड। आज जो भाई क्या हो गया, ओके अब पूछें जो पूछना, बल्कि आई थिंक 1 बाय 1 बोलें तो ज़्यादा अच्छा है। द सेम सर प्रोसेस, हैंड रेज करें और मैं 1 बाय 1 पूछता हूँ। हैंड रेज करें ताकि मुझे पता चले किसका पूछना है, इस तरह ना वो डबलिंग हो जाती है आवाज़ की। आज किसने क्वेश्चन पूछना है, हैंड रेज करो ताकि मैं उसका रोल नंबर बोलूँ। ओके 91 जी 91। सर ग्रुप सब बनने हुए हैं ना, वो ही रहने दें सर। दोबारा 2 सेमेस्टर हो गए आप इसी ग्रुप में, तो अच्छा फ्रैंकनेस आपस में हो चुकी है, ओके दूसरे में गुड, एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। बिल्कुल बात तो यही है, एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। तो आवर प्रॉब्लम इज ग्रुपिंग। चल मुझे ये बताओ कि ग्रुपिंग बनाई क्यों जाती है। चलो इस पर डिस्कस कर लेते हैं ना, कि जो आपकी ग्रुपिंग है, ये जो ग्रुप असाइनमेंट्स दी जाती हैं, ये क्यों, मतलब इसका बेसिक एम क्या है आपके लिहाज से। कुछ तो ज़हन में होगा ना। हाँ जी सर मैं बताओ ना बताऊं? यार। हाँ जी आप बता दें। सर मैनेजमेंट, ग्रुपिंग का मकसद ये है कि मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, वर्क मैनेजमेंट, हर चीज़ को मैनेज कैसे करना है और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कैसे करना है, कम्युनिकेट कैसे करना है। हाँ जी आवाज़ आ रही है आप लोगों को, मैं थोड़ा जी सा सर हैंग अभी हो गया आपके था। हाँ वो पहले थोड़ा सा होल्ड पे चला गया था, वो नेट की स्पीड शायद एकदम हुआ मसला। ओके और इसके अलावा अगर कभी आवाज़ ना आए तो आप बेशक मुझे बता देना या टेक्स्ट करते हैं ताकि तो मुझे नज़र आ जाए। मेन थिंग इज़ मैनेजमेंट, जैसे एक बंदे ने बताया। अब मुझे ये बताएं जो मैनेजमेंट है, हम हर चीज़ को कहते हैं कि विद एक्सपीरियंस हमें ज़्यादा चीज़ें लर्न होती हैं, ऐसे ही है। जैसे जैसे हमारा ज़्यादा एक्सपोजर होता है उतना हमें लर्निंग भी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप मुझे बताएं कि आप सिर्फ 5 बंदों के साथ ही काम करते रहेंगे पूरे 8 सेमेस्टर, तो आपका एक्सपोजर क्या होगा। आपको तो सिर्फ 5 बंदों की साइकी समझ आएगी ना। लेकिन अगर आप यही आप डिफरेंट बंदों के साथ हर सेमेस्टर में या हर क्लास में डिफरेंट ग्रुप्स के साथ मिलकर काम करें, ज़्यादा बंदों के साथ आपका एक्सपोजर हो, तो मेरे ख्याल से आपका एक्सपीरियंस मैनेजमेंट सिस्टम ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि इन 5 बंदों ने हर जगह नहीं होना। मेरे साथ मेरे दोस्त नहीं है इधर जॉब में, मेरे साथ न्यू पर्सन आए हैं ना। मेरे पास पहले बिल्कुल चलो सर। पुराने टीचर्स है, लेकिन अभी न्यू पर्सन आए हैं जिनके साथ मिलकर मुझे ये यूनिवर्सिटी की जैसे ये एडमिशन हो गए उसकी टास्क करना पड़ता है। आप लोगों के फॉर्म्स वगैरह मैंने शायद जमा किए होंगे, और शुरू शुरू में जो भी सीन है, बाद में एफएससी की डिग्रीज वगैरह ये सारे काम। तो मेरे पास इधर अगर मुझे डिफरेंट लोगों का एक्सपीरियंस ही नहीं होगा, मैं एक कंफर्ट जोन में रहूँगा शुरू से। यार ये 5 दोस्त हैं, एक कंप्यूटर का एक्सपर्ट है, एक जो है सर्चिंग अच्छी कर लेता है, एक अच्छा बोल लेता है,
मुझे बाकी बंदों का तो पता ही नहीं चलेगा, तो फिर मैं तो इधर आके कंफ्यूज ही रहूंगा। इधर तो फिर मैं लड़ाइयाँ ही करूंगा, यार तुम सही काम नहीं करते, तुम सही काम नहीं करते। द मेन थिंग इज हमारा एक्सपीरियंस ही नहीं है लोगों के साथ। जैसे आप लोगों की क्लास है, अगर आप 60 बच्चों के साथ या 50 बच्चों की क्लास है, आपको अगर 50 सालों से ही आपकी डिस्कशन या सलाम दुआ नहीं है, तो फिर आपका यूनिवर्सिटी में आने का फ़ायदा क्या हुआ? आपकी तो दूसरे सेक्शन वालों से भी बातचीत होनी चाहिए, ताकि आपको मुख्तलिफ लोगों का पता चले, हर इलाके का बंदा है, उसकी नेचर क्या है, उसमें ये बंदा ये ज़्यादा तेज़ है, अच्छा इसमें ये सिम्टम्स पाए जाते हैं, ये बंदा शरीफ है, इसमें ये सिम्टम्स पाए जाते हैं, ये बेवकूफ़ है, इसमें ये सिम्टम्स हैं। तो नेक्स्ट ये सिम्टम्स किसी में हुए तो वो बेवकूफ़ ही होगा, वो तेज़ होगा, वो शरारती होगा, वो धोखेबाज होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका बढ़ता है ना। मैं यहाँ पर आपके ना नेगेटिव सेंस नहीं कह रहा ना पॉजिटिव सेंस कह रहा हूँ। जैसे आप ही के अगर कजन्स वगैरह जो हैं, जो ये शॉप्स वगैरह पर होते हैं, वो क्यों तेज़ होते हैं आप लोगों से? अगर आप एक कंपैरिजन करो ना, एक पढ़ने वाले बच्चे का, एफएससी में एक बच्चा पढ़ रहा है और एक बच्चा 5वीं या 8वीं के बाद ही किसी शॉप वगैरह पे अपने वाले साहब के साथ लग गया है, वो बच्चा एफएससी वाले बच्चे से ज़्यादा तेज़ होगा, उसे ज़िंदगी का ज़्यादा पता होगा। क्यों? वो कितने बंदों से तो मिलता रहता है रोज़, अच्छे बंदों से, बुरे बंदों से, जबकि एफएससी वाले ने अपने माँ बाप, अपने घर वालों के अलावा किसी को देखा ही नहीं होता, ये अपने चंद मखसूस 4-5 दोस्तों के अलावा। तो उसका एक्सपोजर जो है वो कम है, इसी वजह से उसकी माशरे की लर्निंग कम है। मेरा पॉइंट आपको समझ आ रही है? जी 93 जी कुछ ऐड सर, आ करना रही। तो बता दें। जी सर, आपकी समझ आ गई है। तो अब मुझे बताओ और कि वो जब हम ग्रुपिंग आपकी वो बराबर वाली कर देंगे तो आपको तो नुकसान होगा ना, फायदा तो नहीं हुआ। कोई फायदा है बिल्कुल तो सर। मुझे बता दो, मुझे तो कोई इतराज नहीं है कि ग्रुप में बनाने ना, जो पहले वाले हैं वो भी चल जाएंगे, नए वाले हैं वो भी हैं। सर आपकी बात जी ठीक है बिल्कुल। हाँ और सर, जी यूनिवर्सिटी में हम आते ही इस वजह से हैं कि डिफरेंट लोगों से मुलाकात करें, उनके एक्सपीरियंस से हम फ़ायदा उठाएं, उनकी जो बिल्कुल स्किल्स हैं उनसे हम फ़ायदा उठाएं। तो जी यही है कि डिफरेंट लोगों से हम ग्रुप्स बनाएंगे तो उनके एक्सपीरियंस से ज़्यादा फ़ायदा होगा हमें, उनसे कम्युनिकेट भी अच्छी तरह होंगे फिर। जी। और यहाँ पर जो क्योंकि एक जो कॉलेजेस हाँ जी कॉलेजेस और स्कूल्स में सर यही होता है कि हमारे इर्द गिर्द जो हमारे जितने भी क्लास फेलोज होते हैं वो सारे हमारे इलाके के ही होते हैं। और यहाँ पे एक सबसे बड़ा जो है ना, हमें एक्सपीरियंस ये मिलता है कि यूनिवर्सिटी में हर जगह से लड़के आ रहे हैं, आपके साथ जी आके मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आपको वो ज़्यादा उनसे जो है ना सीखने को मिलता है। बिल्कुल। तो यही और एक और ग्रुपिंग चीज़ का मैं भी है। आपको एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, ग्रुपिंग का हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप लोगों ने आपस में दोस्तियां बढ़ानी है। ये फ़र्क जी आपको सर। आना चाहिए कि मैं एक जनरल बता रहा हूँ, ये फ़र्क बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को आना चाहिए कि जो डिस्कशन है काम के लिहाज से वो क्या है, और जो दोस्तियाँ अगर कोई बंदा फ्रैंक हो रहा है तो उसको कैसे काउंटर करना है, सीधी सीधी कैसे सुनानी है। ये आपका आगे जाके जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाओगे तो उधर भी ऐसे लोग होंगे जो ज़्यादा फ्रैंक होंगे, तो उधर अगर आपको अभी यहाँ पर किसी को शटअप कॉल देनी नहीं आती तो आप उधर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर भी किसी को नहीं दे पाओगे। काम के हद तक काम करना। मेरे साथ जब हम पढ़ते थे तो मेरे साथ खुद 4 कोलीग्स थी, क्लास फेलोज थे, जो कि फुल अबाया करके आती थी। अब सोचने में तो आता वो किसी से बात ही नहीं करेंगी, जितना फुल अबाया उन्होंने वो निंजा ग्रुप बना होता था। हम वैसे मजाक से उन्हें कहते थे, लेकिन बाद में उनसे हमने माफ़ी भी मांग ली, लेकिन खैर उन्होंने इस चीज़ का इतना कोई माइंड नहीं किया, कहते हैं ठीक है इट्स फाइन, कोई नहीं होता, आपको ये लगता है तो बच के रहना हमसे। लेकिन बात ये थी कि वो जो है सिर्फ डिस्कशन वाइज आती थी, कोई असाइनमेंट बनी है, कोई प्रेजेंटेशन है, आराम से आएंगे, आराम से बात करेंगे। एक दो दफ़ा कुछ मेरे जो क्लास वाले दूसरे थे उन्होंने हल्का सा फ्रैंक होने की कोशिश करना, सीधी सीधी सुना दी कि भाई आराम से हम काम करने आए हैं, आपको मसला क्या। मेरे हाथ से जब एक दफ़ा सुना दी जाए तो अगला बंदा फिर डीट से डीट वाला भी हो तो वो सीधा हो जाता। एंड सेम फॉर द अपोजिट थिंग, एक दो केसेस वो भी हुए थे तो लड़कों ने भी फिर सुना दी कि भाई ऐसा नहीं होना। लेकिन उन ग्रुप का मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने एक जो वाज़ह मिसाल है 2008 की बात है, अगर उस 2008 में वो आराम से उनसे पढ़ सकते हैं, हर एक्टिविटी में हिस्सा ले सकते हैं, ट्रिप्स में जा सकते हैं, और ये नहीं कि वो किसी से बात नहीं, वो पूरी क्लास से बात करती थी, लेकिन क्या विद इन द लिमिट्स। उनका नंबर किसी के पास नहीं था। आपने असाइनमेंट डिस्कस करनी है, वो एक टाइम होता था क्लास का, उसके बाद सेलेक्ट कर लेते कि भाई इस टाइम तक आपने आना है, डिस्कशन करते हैं, चले जाते हैं, जो डिसाइड हो गया वो आपने काम करना है।
कोई नहीं करेगा तो उसका वो नाम ही नहीं लिखती थी, वो खुद एक लीडर बन जाती थी। तो अगर एक कोई बंदा जो है वो काम ही नहीं करता तो वो उसका नाम स्किप करेंगे, अपना नाम लिख देंगे, टीचर को बता देंगे सर इन्होंने काम ही नहीं किया, उसके नंबर 0, बाकी असाइनमेंट के मार्क्स लग जाते थे। तो ये आपने डरना नहीं है कि कोई बंदा, फॉर एग्जांपल वर्स्ट केस क्या होता है कि 2-3 बच्चे जो ग्रुप में होते हैं वो कहते हैं हमने तो करना नहीं, जो करना कर लो। जो लाइक वाले होते हैं उन्हें फिक्र होती है हमारे नंबर ना चले जाएं, तो लाइक वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो असाइनमेंट करें और साथ बता दें कि सर ये 2 नंबर या 3 रोल नंबर हमारे साथ बिल्कुल डिस्कशन नहीं की, हमारे साथ बिल्कुल इन्होंने काम नहीं किया, इनके 0 मार्क्स लगाए, मैं 0 लगा दूंगा। जो जाहिर सी बात जो काम नहीं करेगा उसको वाइवा भी नहीं आएगा। ये आपके अपने ऊपर है। अगर आपने किसी को सीधा करना तो आप शिकायत लगा सकते हो। अगर आप कहते हो नहीं यार ठीक है अगली दफ़ा भी असाइनमेंट बनाएगा उसको हम छूट देते हैं, तो वो तो आप हंसेंगे कि भैया हम काम ही नहीं करते, हमारे नंबर भी आ जाते हैं। और ये लोग बेवकूफ़ कितने हैं कि पढ़ते रहते हैं और इनके नंबर भी नहीं आते, हम इजीली पास हो जाते हैं। ये डिसीजंस आपने करने हैं खुद, ये यहाँ पर सीखने हैं, ठीक है। बाकी अगर यहाँ पर से अगर ऑनलाइन जो है कि बच्चे कहेंगे सर ऑनलाइन है तो हम कैसे डिस्कशन करेंगे, तो ये MS टीम आपके पास है, आप MS टीम के साथ डिस्कशन कर सकते हैं। आपको नंबर शेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इसके अंदर हम 1-to-1 जिस तरह मैसेंजर पे होता है, हम 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस भी कर सकते हैं, 1-to-1 क्लास भी कर सकते हैं। आप 4 या 5 बच्चे जो हैं, जो ग्रुप है वो अपनी एक अलग क्लास बना लो और उसमें जो भी असाइनमेंट है डिस्कशन कर लो। आवाज़ ही सुननी है ना, बात ही करनी है ना, ईमेल कर लें, क्या ख्याल है? हाँ जी, आप बताएं। मतलब अगर आपको कह दिया जाए, जी बोले। हाँ जी क्लास, और डिसीजन करो तो आके फिर इसका हम फैसला करें। जी सर ठीक है, आप बना जिस लें तरह आप ग्रुप्स। कह रहे हैं उसी तरह ठीक है, बना लें ग्रुप, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, जिनको प्रॉब्लम्स हैं मैं उनका पूछ रहा हूँ, जिन्हें एक बहुत ज्यादा हुआ तो पता नहीं सर रैंडम ग्रुप्स बांध रहे हैं तो पता नहीं क्या हो गया। मैंने उसकी साइकी आपको बता दी, रीजन बता दी कि दीज आर द बेसिक थिंग जिसकी वजह से हम रैंडम ग्रुपिंग करेंगे। मतलब कोई मसला या प्रॉब्लम है तो कोई मसला नहीं, आप मुझे बताओ, मुझे शेयर करो, ताकि मुझे भी पता चले भाई ये इशू आता है तो हम उसको नहीं करते भाई, ठीक है। लेकिन मुझे पता जो एक ग्रुप पहले बन जाते हैं या जब हम भी पढ़ते थे, वो पता था एक बंदे ने असाइनमेंट बनानी, बाकी सारे चिल मोल, वो फिर काम खराब है, बाकी सबकी लर्निंग नहीं होगी। जब आपकी लर्निंग नहीं होगी, जब आप स्किल्स ही नहीं सीखेंगे तो फिर बाद में जाके अब यही कहोगे जी सिफारिशों में जॉब्स मिलती हैं, वो हमारी तो सिफारिश ही नहीं, हालांकि आपको पल्ले कुछ नहीं होता सिवाय 3.5 या 3.9 CGPA का, बाकी चीज़ें तो आपके पास आती ही नहीं होती आपको। जी सर, ग्रुपिंग का कोई मसला नहीं, वो बना दें आप, लेकिन असाइनमेंट के बारे में थोड़ा आप बता दें, वो हाँ नहीं आप समझ आ बताएं असाइनमेंट की क्या नहीं समझ आई। बल्कि आप लोग अभी ये करो कि आप ग्रुपिंग को छोड़ो, अभी आप ये समझो कि आपने सिंगल सिंगल बंदा नहीं असाइनमेंट बनानी है अपनी अपनी, उसको थॉरोली स्टडी करो, समझो। बाद में जैसे ही आपके लॉगिन्स आते हैं इस हफ्ते या आ जाएंगे ऑलमोस्ट, नहीं तो अगले हफ्ते तक आ जाएंगे, जैसे ही आएंगे मैं आपको रैंडम ग्रुप्स बना दूंगा। आपको जब आता होगा तो आप आराम से एक दिन में डिस्कशन करके उसको फाइनलाइज कर सकते हो, ठीक है। इट्स फॉर मोर बेटर, तो ये साफ कर लेना, ठीक है। अभी आप इसे यही समझो कि आपकी सिंगल सर सिंगल इंडिविजुअल असाइनमेंट है, उसकी तैयारी रखो अपनी। जैसे ही आपको ग्रुप्स बनेंगे आप उसमें डिस्कशन करोगे, आपको सारा कुछ आता होगा, जो जिसकी अच्छी हुई वो फाइनलाइज कर लेना। जी बच्चे। सर जो आपने आगे लिखा हुआ है कि 64 बिट डाटा में मेमोरी में स्टोर करना है वो न्यूमेरिकल ठीक है। वैल्यूज, तो सर वो 64 बिट जो है वो कंप्यूटर की स्पेस हो मेमोरी होगी, या फिर जो हमने न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड करनी है उसकी जो मतलब लिमिट है, मतलब जितना वो डाटा स्टोर कर सकता है वो 64 बिट होनी चाहिए। जैसे मैम वर्ड्स का भी होता है ना, डिफरेंट इंटीजर्स डिफरेंट बिट्स डाटा लेते हैं ना। ठीक है। नहीं यहाँ पर जो तो ना सर वो किस लिहाज से? मैंने सा लिखा हुआ था, एक मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि हाउ कंप्यूटर स्टोर न्यूमेरिकल वैल्यू या मैथमेटिकल वैल्यू इन 64 बिट कंप्यूटर मेमोरी।
हर नंबर जो है ना, जो भी नंबर होगा, जी देयर मस्ट बी जी सम सर रेंज, वो कंप्यूटर की मेमोरी 64 बिट में सेव होगा। एक भी, 10 भी, 1000 भी, 1 लाख भी, या 1 करोड़ भी, सारे ओके कंप्यूटर ने जो है, चूंकि इसकी मेमोरी जो पीछे बैक एंड पे जो स्पेस बनी है, जो डब्बा बना हुआ है, वो क्या 64 बिट का ही है। जी सर जैसे ये आप इसको ना समझ लो कि एक आपके पास 5 किलो का टीन का डब्बा है, आप उसमें 1 ग्राम चीनी डालोगे तो तब भी वो उसको कंटेन करेगा। आप उसको अंदर 1 ग्राम के बजाय आप उसे 20 ग्राम चीनी डालते हो तो 20 ग्राम को भी कंटेन करेगा। आप किलो डालते हो, किलो को भी कंटेन करेगा। तो आप ऐसे ही समझे, यानी कि वो अपनी शेप को चेंज नहीं करता है कि 1 ग्राम आ रहा है तो डब्बा श्रिंक होगा जनाब, वो 10 ग्राम का बन जाए। ठीक है, तो इसका कंप्यूटर की जो मेमोरी है, इट इज अ 64 बिट कंप्यूटर मेमोरी। आजकल जितने भी कंप्यूटर यूज हो रहे हैं ना 64 बिट होते हैं, यानी कि 64 बिट के हिसाब से उसके अंदर कैलकुलेशंस वगैरह होती हैं। मेमोरी में भी ऐसे ही सेव यस होगा। सर तो मैंने आपको कहा था कि आपने वो रूल, वो स्टाइल, या एक फॉर्मेट, हम बेसिकली वर्ड यूज करते हैं, वो फॉर्मेट आपने फाइंड आउट करना है जिसको कंप्यूटर फॉलो करता है। ये जो हम 5-7 लिखते हैं, वो कंप्यूटर में 5-7 तो नहीं ना स्टोर होता, इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू बिट्स यस सर 1-0 की फॉर्म में। लेकिन कंप्यूटर का एक खास स्टाइल या फॉर्मेट होता है, उसके बाद वो उसको 1-0 की फॉर्म में चेंज करता है टू गेट द मैक्सिमम कैपेसिटी। ठीक है, वो फॉर्मेट आपने फाइंड आउट करना है और उसकी आगे फिर 3-4 एग्जांपल्स लिख देनी है। सिंपल इज दैट। समझ आ गया मेन स्टोरी क्या? ओके यस सर। सर जी सर। ठीक है, सर जो एग्जांपल्स देनी है वो हाँ जी, हमने पढ़ी थी, कन्वर्जन्स भी हमने पढ़ी हुई हैं कि हम मतलब कोई भी डिजिट्स हैं तो उनको बाइनरी में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, हाँ वो हेक्साडेसिमल और जी ऑक्टल वाले रूल्स, वो वाली जी। एग्जांपल्स देके करेंगे या फिर वैसे हमें कोई एग्जांपल्स देनी है? बेटा वो कन्वर्जन है, मैं यही तो आपको बताना चाह रहा हूँ। चलो अभी आप एक पॉइंट कर दे, कंप्यूटर जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि 2 को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा और स्टोर कर देगा, ऐसा नहीं होता। यही तो यस आपकी सर मिसकंसेप्शन खत्म करनी है। वो पहले उस नंबर को किसी एक फॉर्मेट में चेंज करेगा, फिर उस फॉर्मेट जी के सर मुताबिक वो उसको 64 बिट में डिवाइड करेगा। 64 बिट की भी कुछ डिवीजन्स होंगी, हर डिवीजन का एक खास पर्पस होगा। जैसे मैं आपको एक सिंपल बता देता हूँ कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन होती है, दो होते हैं ना, पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू। तो इस 64 बिट में एक बिट उसने इस चीज के लिए स्पेसिफिक की हुई है कि ये जो ऑन होगा, 1 होगा तो बताएगा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और 0 होगा तो वाइस वर्सा। बाकी 63 बिट्स नंबर को सेव करने के लिए। तो वो सिर्फ कन्वर्जन नहीं आपने करनी, वो गलत होगा। आपने पहले वो फॉर्मेट फाइंड आउट करना है जो कंप्यूटर फॉलो करता है, वो रूल फॉलो फाइंड आउट करना है कि कैसे कंप्यूटर जो है उस रूल के मुताबिक पहले नंबर को चेंज करता है, फिर उस रूल के मुताबिक अपने 64 बिट के उसने कितने हिस्से किए हुए हैं, कितने सेक्शंस किए हुए हैं, और फिर उसके मुताबिक वो उसके अंदर कैसे वैल्यूज एंटर करता है। ठीक है, जो आपके जहन में है ना, सिंपल 2 को बाइनरी में कन्वर्ट किया या 5 को बाइनरी में कन्वर्ट किया, हेक्सा और उसमें नहीं जाता वो कंप्यूटर बाइनरी में ही रहता है। तो वो चीज़ें नहीं है, कंप्यूटर उसका स्टोर नहीं करता। क्लियर होगी बात? एक गलती पता यस चल सर गई। हो गई है। और किसी को कुछ जी है तो सर पूछ ले। एग्जाम्पल्स भी यही है कि आप पहले वो नंबर लिखोगे जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर है, फिर आप बताओगे इस फॉर्मेट के मुताबिक ये नंबर इस तरह कन्वर्ट होता है। ओके, वो एग्जाम्पल उसको कन्वर्ट कर लिया, फिर उसके बाद बताओगे इसके बाद कंप्यूटर में इस तरह स्टोर होता है। फिर कंप्यूटर में नीचे 1001 की फॉर्म में लिखोगे 64 बिट जितना। ठीक हो गया? मजीद किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ ले। क्योंकि ये नहीं कि अब हर क्लास में हम असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे। अभी आपको कुछ नहीं समझ आ रही, आप पूछ लें। हाँ, लेकिन सोल्यूशन ना बताना इधर, जस्ट जनरल जो एक क्वेश्चन है वो पूछना। ये ना हो कि आप रूल का नाम बता दें, फॉर्मेट का नाम, सर ये वाला फॉर्मेट होता है, तो मैं डेफिनेटली कहूँगा नहीं, क्योंकि बाकी बाकी क्लास को नहीं पता होगा ना, इस तरह मसला हो जाएगा। हाँ जी, फिनिश। जी सर ओके। चल, तो अब हम चलते हैं अपने थोड़ा बहुत कंप्यूटर और उसकी तरफ कि व्हाट आर द कंप्यूटर्स एंड व्हाट आर अदर थिंग्स। बेसिक ऑफ कंप्यूटर की तरफ चलते हैं कि सबसे पहले हमें पता है कि व्हाट इज अ कंप्यूटर। अगर हम कंप्यूटर की एक डेफिनेशन करना चाहें तो
वो क्या करेंगे? तो सादा लफ्जों में सर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें हम डाटा को एंटर करते हैं और वो ठीक है। डाटा को प्रोसेस करता है, उसके बाद हमें उस डाटा को प्रोसेस करने के बाद वो हाँ आउटपुट भी देता है और उसको स्टोर भी करता है ठीक है। मेन तो मेमोरी। कह सकते हैं कि कंप्यूटर इज अ मशीन दैट कैन कंप्यूट या परफॉर्म कंप्यूटेशंस, ये ज्यादा बेटर रहेगा, परफॉर्म कंप्यूटेशंस। और जब कंप्यूटेशंस करे तो उसके साथ वो लॉजिकल डिसीजंस भी करे। ठीक है, ये जो हम ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ऑन करना है, ऑफ करना है, ड्रॉ करना है, नहीं करना, ये जो सारी चीजें ये कंप्यूटर डिसाइड कर रहा है ना, यस और नो की फॉर्म में, तो इसे हम कहते हैं कि ये लॉजिकल डिसीजंस कर रहा है। तो इट इज अ मशीन which perform computations and logical decisions, ठीक है, faster than human। चूंकि इंसानों से तेज कर रहा है तभी तो हम मशीन यूज कर रहे हैं। जैसे बारकोड रीडर है, वो कैलकुलेट कंप्यूटेशंस भी कर रहा है, पीछे डिसीजंस भी कर रहा है कि कितने जो है वो पैसे आ गए हैं, कितना उनको ऐड करना है, कितना बिल बन रहा है, और वो इंसानों से तेज भी कर रहा है। तो सादा सी डेफिनेशन क्या होगी कि कंप्यूटर इज अ मशीन या डिवाइस दैट कैन परफॉर्म कंप्यूटेशंस एंड मेक लॉजिकल डिसीजंस फास्टर देन ह्यूमंस। ठीक होगा, ये सादा सी डेफिनेशन हमने कर दी। अब चलते हैं कि आजकल जो है हमारे पास जो कंप्यूटर्स हैं वो तो इतनी तेजी से कैलकुलेशंस कर लेते हैं, लेकिन और जो शायद पहले ज़माने के कंप्यूटर से उनसे तो बहुत ही तेज़ कर रहे हैं। ऐसे ही है, कंप्यूटर की आपने थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी होगी। तो आजकल जो है हमारे पास वो बिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस हो रही हैं पर सेकेंड, बिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस पर सेकेंड। पहले मिलियंस होती थी, या शायद पहले थाउजेंड्स में जब शुरू में हुआ हो, तो हो सकता है वो जब मैनुअल कंप्यूटर्स थे तो हो सकता है वो 10 या 5 ही कंप्यूटेशंस करता हो पर सेकेंड। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब से डिजिटलाइजेशन आई, तो वो मिलियन ऑफ कैलकुलेशंस में चले गए, फिर बिलियंस में। और आजकल जो सुपर कंप्यूटर्स हैं जो कि वेयर हाउसेज में या नासा वगैरह वाले यूज़ करते हैं, तो वो तो पता नहीं कितने फास्टर हैं, ट्रिलियन, बल्कि क्वाड्रिलियन, ट्रिलियन से आ गया था क्वाड्रिलियन, उतने इंस्ट्रक्शंस कर लेता है। तो ये आपको मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन का पता कि व्हाट आर दीज थिंग? सबसे पहले हम इनकी बातें कर रहे हैं तो पहले मिलियन का पता तो होना चाहिए कि हमारा यूनिट है क्या। तो व्हाट इज अ मिलियन को बताएगा, फिर उसके बाद आता है बिलियन एंड देन ट्रिलियन, और उसके बाद क्वाड्रिलियन, क्वाड और आगे रिलियन। हाँ जी, एनीवन? कोई हैंड रेज करके बताए कि मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन ये क्या चीजें हैं? कोई आइडिया है इसका आपको? सुना सुना है नाम पहले? आई थिंक थोड़ा सा मुझे इस तरह रखना पड़ेगा ताकि आपको नजर आए। जो 1 मिलियन होता है वो 10 लाख के इक्वल होता है। ठीक है, 10 लाख को और यानी बिलियन? सिंपलीफाई करने के। ठीक है, 1 मिलियन जो है 10 लाख के बराबर होता है, लेकिन व्हाट अबाउट बिलियन? 1000 मिलियन, वो तो 1 बिलियन बन। हाँ, इट्स अ बेटर थिंग कि जैसे 1000 है ना, तो वो क्या होगा, 1 कामा और आगे 3 जीरोस। ठीक हो गया। अब जब 1000 होगा तो वो 1 मिलियन बनेगा। इसको अब लाख वगैरह उसके चक्कर से निकल जाओ, लाख, करोड़ और ये चीजें, फिर आपको शायद ज्यादा मुश्किल हो। तो 1000 क्या होगा कि ये 1000 है, आगे 1000 और सिफरे लगा लो, यानी कि 3 सिफरे और लगा लो, दैट इज अ 1 मिलियन। फिर 1000 मिलियन विल बी 1 बिलियन, यानी कि 3 सिफरे और लगा लो, इट विल बी कॉल्ड 1 बिलियन। तो ऐसे चलता है, 1000 1000 it will be called million, 1000 million will be billion, और आगे 1000 billion will be trillion। तो आगे एक 3 सिफरों का सेट और आ जाएगा, यानी कि ये हमारे पास 9 ऑप्स 1 सेकेंड, एक 3 हो, तो ये यहाँ पर हमारे पास 12 जीरोज होंगे, यहाँ पर 9 जीरोज हैं, यहाँ पर 6 हैं और यहाँ पर 3।
इस क्वाड्रिलिनियन में हमारे पास 15 जीरोस होंगे। समझ आ गया यूनिट? बहुत इजी सी डेफिनेशन मैंने बता दी, लाखों करोड़ों से निकल जाओ आप। ज्यादातर जो फॉरेन में है वो इस तरह चलते हैं, 1000 मिलियन बिलियन एंड ट्रिलियन। अक्सर आपको जब बुक्स वगैरह भी पढ़ेंगे तो उसमें यही एग्जांपल्स आएंगे। लाख करोड़ जो ये हमारे बड़े सगीर की नोटेशंस हैं, पूरी दुनिया की नहीं। ठीक हो गया बच्चे? हाँ या ना करते जाया करो ताकि मुझे पता चले तुम लोग जाके सोए नहीं हो। जी सर। यस ठीक हो सर गया। ठीक हो गया। चलो ओके, तो यहाँ पर क्या है कि हमारे जो कंप्यूटर्स हैं वो मिलियंस और ट्रिलियंस और क्वाड्रिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड डिसीजंस यानी कि वो कंप्यूटेशंस करते हैं, और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बढ़ता जा रहा सीन। तो ये काम होता किस तरह है कि कंप्यूटर जो है वो डाटा को प्रोसेस करता है, लेकिन अंडर सम सेट ऑफ रूल्स। तो कंप्यूटर जो है ये खुद ब खुद नहीं करता, ये डाटा को प्रोसेस करता है, प्रोसेस डाटा, लेकिन किस तरह? अंडर सम सर्टेन रूल्स या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। The computer process data under the control या under the supervision या following the set of instructions, और इन इंस्ट्रक्शंस को हम कहते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम। जैसा कि आपकी विंडो है, ठीक है, वो कंप्यूटर प्रोग्राम ही है ना, जो कि सारे कंप्यूटर मशीन को चला रही है। इट इज कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। अब ये कंप्यूटर प्रोग्राम हो तो नहीं बन जाते। ये जो कंप्यूटर प्रोग्राम है ये कौन बनाता है? प्रोग्रामर्स। तो दिस जो कंप्यूटर प्रोग्राम है ये करते क्या है? दिस प्रोग्राम्स गाइड द कंप्यूटर थ्रू ऑर्डरली सेट ऑफ एक्शंस, यानी कि वन बाय वन उसे बताते हैं कि स्टेप 1 पे तुमने क्या करना है, स्टेप 2 पे क्या करना है, स्टेप 3 पे क्या करना है। और ये जो ऑर्डरली इसके अंदर जो सेट्स होते हैं, बल्कि मैं तो लिख देता हूँ, ऑर्डरली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये कौन देता है? ये ह्यूमंस देते हैं, जिन्हें हम कहते हैं प्रोग्रामर्स। ठीक हो गया? अभी हमने क्या पढ़ा? तो कंप्यूटर जो है वो प्रोसेस करता है डाटा को अंडर सम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम कहते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम। अब ये जो कंप्यूटर प्रोग्राम है ये कंप्यूटर को बताते हैं कि तुमने स्टेप बाय स्टेप काम कैसे करना, और वो जो स्टेप बाय स्टेप लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो कौन लिखता है? कंप्यूटर प्रोग्रामर। ठीक हो गया? द प्रोग्राम, आगे जो प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर पे रन होता है उसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। जैसे आपकी विंडो जो है वो भी एक सॉफ्टवेयर है। तो दीज आर द थ्री थिंग्स। कंप्यूटर काम कैसे करता है? कंप्यूटर प्रोग्राम से। कंप्यूटर प्रोग्राम बनाता कौन है? वो एक सेट बाय सेट इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि कौन देता है? प्रोग्रामर ने पहले फीड कर दी हुई हैं। इस कंप्यूटर प्रोग्राम को हम नाम दे देते हैं सॉफ्टवेयर। अब ये जो सॉफ्टवेयर बनाना है या कंप्यूटर प्रोग्राम बनाना है ये असल काम है, यानी कि जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है ना, ये किस तरह हम इसको लिखें कि कंप्यूटर तेजी से काम कर ले। ये C++ का काम होता है जो CS वाले सीखते हैं। ठीक है? और ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या इसे हम कहते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम को आप कह सकते हैं सॉफ्टवेयर। ये जो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस और तेजी से काम कर ले उसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है? नजर आ रहा आप लोगों को? ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है ना, इस पे आजकल बहुत ज़्यादा काम हो रहा है कि किस तरह हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को रिड्यूस करें कि कम बातों में कंप्यूटर को ज़्यादा काम बता दें। लेकिन ये काम कैसे होगा? ये होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जरिए। ये वो CS वाले सीखते हैं, पहले बेसिक सीख के फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्राम्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट करते जाएं। तो उसके लिए एक खास मैकेनिज्म होता है जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, या अगर आपने वो मिनट के बाद जो हमने आउटलाइन देखी थी उसके अंदर भी लिखा हुआ था।
हम थोड़ा सा इसको टच करेंगे, CS वाले इसको डिटेल में पढ़ते हैं, हमारा काम जो है वो मैथ के लिहाज से। इधर तक क्लियर होगा? इधर तक हमने 3-4 चीज़ें डिस्कस की हैं कि व्हाट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम, प्रोग्रामर्स हम किसको कहते हैं, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सादा लफ्जों में क्या है। इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। मैंने आपको बताया था कि हम एक कुछ डिस्कशन करेंगे, डिस्कशन के बाद उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा, कोई मसला है तो फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में बताओ। मैंने कहा है कि आजकल जो है सॉफ्टवेयर तो होगा ना, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब दौड़ क्या लगी हुई है, दौड़ ये लगी है कंपनीज में कि अब मैं 40 लाइनों का एक कोड लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर वही काम जो 40 लाइनों के कोड से हो रहा है वो मैं 20 लाइनों के कोड से कर दूं, तो आप किसे हायर करोगे, 40 वालों को या 20 वालों को? आप प्रेफरेंस किसे देंगे? 20 वालों को। तो आजकल काम ये हो रहा है कि जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि कंप्यूटर को समझाने के लिए काम हो रहा है, वो वाली लैंग्वेज को किसी तरह शॉर्ट करें कि हम एक कम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के जरिए कंप्यूटर से ज़्यादा काम करवाओ। ठीक है ना? जैसे आप अगर घर में काम कर रहे हो, उल्टी सीधी हरकत कर रहे हो, तो अम्मी जान बस आपको थोड़ा सा घूरती हैं तो आपको समझ आ जाती है कि भाई ये काम नहीं करना। दिस इज अ वेरी शॉर्ट लैंग्वेज ना, कि चुप करके, या अक्सर कोई बच्चे वगैरह छोटे होते हैं ना, चप्पल दिखाई जाती है तो साथ ही रुक जाते हैं कि भाई आप चप्पल पड़ जा रही है। दैट इज अ शॉर्ट लैंग्वेज, बच्चे ये ना करो, वो ना करो, दिस एंड दैट। ठीक है, तो वो वाली जो एग्जांपल है वो इसलिए मैंने बताई है कि हमारा इधर काम क्या, प्रोग्रामर्स जो हैं वो ये सीन कर रहे हैं कि हम अपने जो प्रोग्राम, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको शॉर्ट से शॉर्ट किसी तरीके से करें। और वो चीज़ हम किस तरह करते हैं, ये नहीं कि अन्य वहाँ शुरू हो जाए, उसके लिए बाकायदा एक मैकेनिज्म है विच इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कि प्रोग्राम को शॉर्ट से शॉर्ट करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके और टाइम भी कम लगे। जाहिर सी बात है, कम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगी तो कंप्यूटर को भी टाइम कम लगेगा। ये काम हम किस तरह पॉसिबली कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ज़रिए। इसके ज़रिए हम एक मैकेनिज्म के ज़रिए प्रोग्राम को छोटे से छोटा और ज़्यादा इजीली बना सकते हैं। क्लियर हो गया सर? सॉफ्टवेयर जी? डेवलपमेंट में भी हम यही नहीं काम करते? तो ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ही है ना। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है वो किस तरह हो रही है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से। डेवलप क्या मतलब क्या है कि सॉफ्टवेयर को रिड्यूस करना, अच्छे से अच्छा बनाना। ये तो नहीं कि हम एक जो बना हुआ उसी को शॉर्ट कर रहे हैं, हम उसके कंपैरेटिवली एक नया बनाते हैं जिसके अंदर कम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ही हुई। ओके सर। चलें अब आगे चलें, इजाजत है? इजाजत तो दे दो यार। जी सर, इजाजत जी है। सर। जी सर। ओके, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं हम बेसिक से हमने पढ़ी हैं कि कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है। थोड़ा बहुत हम हार्डवेयर का कर लेते हैं, कंसेप्ट क्या है वो हम सबको पता। बच्चों वाला काम, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्क्रीन हो गई, हार्ड डिस्क हो गई, कोई DVD CD राइटर जो है वो हो गए। आजकल के लैपटॉप्स में तो वो भी नहीं होते हैं। हमने अभी आप लोगों के पेपर जमा करवाने थे तो उन्होंने कहा जी सीरीज में जमा करवाएं, और जब मैंने चेक किया तो मेरे पास CD राइटर ही कोई नहीं था। तो मतलब टेक्नोलॉजी अब पुरानी हो गई है ना, अब तो USB वगैरह वो चीज़ें आ गई, मेमोरी स्टिक्स वगैरह। तो एनी हाउ, एक यहाँ पर एक और चीज़ जो है वो ये है, जो कंप्यूटर्स में हम जो हार्डवेयर से हम आगे बात करने लगे हैं, कि अगर हम देखें तो जैसे शुरू में मोबाइल आए थे, लाख रुपए का मोबाइल, 20-30 हज़ार रुपए का मोबाइल, 40-40 हज़ार रुपए का मोबाइल, कौन सा बटनों वाले, 3310 वगैरह का ज़माना, आपके बुजुर्गों का ज़माना हम कह सकते हैं। लेकिन उस ज़माने के बाद ऐसा ऐसा मोबाइल की टेक्नोलॉजी इंक्रीज करती गई, बटनों से एक कैमरे वाला आना शुरू हो गया। मुझे याद है पहले 0.3 मेगापिक्सल, फिर 1 मेगापिक्सल, फिर 3 मेगापिक्सल कैमरा, इस तरह। लेकिन क्या हुआ कि जैसे जैसे हर साल जो है हमारी वो टेक्नोलॉजी नई होती गई, हमारी प्राइसेस डाउन होती गई। ठीक है, पहले मोबाइल ज़्यादा महंगे थे, ऐसा ऐसा जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, अब जो है हमारे पास वो चीज़ें जो है सस्ती होने शुरू हो गई हैं। एक मोबाइल जो पहले फॉर एग्जांपल 1 साल पहले 50 हज़ार का होगा, अब जो है उसे नया वाला वर्जन हो सकता है वही उतने ही 40 हज़ार या 45 हज़ार में हमें मिल जाए।
द रीज़न इज दिस कि जो कंप्यूटिंग कॉस्ट हैं वो ड्रामेटिकली कम हो रही हैं, बहुत एक एडवांस लेवल पे कम है। रीज़न कि हमारी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो अब किस पे डिपेंड कर रही हैं। अगर आपने ऐसे याद हो कि जो हमारे पीछे बोर्ड वगैरह पे ये कंप्यूटर के अंदर जो चिप्स होती हैं वो सिलिकॉन चिप्स होती हैं। जब से ये सिलिकॉन चिप्स आई हैं ना, आप इसे सादा लफ्जों में समझ लो कि ये रेत के अंदर ये मौजूद, इसका रेत इसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। जब से सिलिकॉन चिप्स आ गई हैं तो बड़े बड़े जो हमारे कंप्यूटर्स है, या पहले के ज़माने में जो बहुत बड़े बड़े कमरे जितना कंप्यूटर होता था वो सारा रिड्यूस होके एक हमारे लैपटॉप जितने कंप्यूटर में आ गए। तो जो कंप्यूटर्स हैं वो विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द सिलिकॉन चिप टेक्नोलॉजी, वो अपनी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं हर साल। कि पहले हमारे पास जो है मेमोरी स्टिक्स होती थी 1 GB की, लेकिन अब उसी मेमोरी स्टिक जो उतनी ही साइज़ की है उसके अंदर अब 64 GB का 128 GB आ जाता है। आपने देखी होंगी 128 GB की मेमोरी स्टिक्स उतनी ही चिप के अंदर आ रही है। यानी कि हर साल जो है टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है और सेम जो डाटा, मतलब सेम जो स्ट्रक्चर है जो पहले सिर्फ कम मेमोरी के लिए यूज़ होता था, अब ज़्यादा मेमोरी के लिए यूज़ हो रहा है। पहले आपके पास डिजिटल कैमराज होते थे, अब जो है वही कैमरा मोबाइल के अंदर आ गया हुआ, उसे उतनी ही अच्छी वो आपको देता है क्वालिटी। तो यही कंप्यूटर चिप्स जो है सिलिकॉन वाली, ये कंप्यूटर्स के साथ साथ बहुत ज़्यादा जितनी भी हमने ऑटोमेटिक मशीन्स बताई हैं, ये जो वॉशिंग मशीन है उसके अंदर भी ये लगी हुई है, जो ये आपके गेट ऑटोमेटिक ओपन होते हैं उसके अंदर भी लगे हुए हैं। यानी कि जो हमने एक छोटी सी चिप बना दी, उसके अंदर फंक्शन बता दी कि ये ऑन होगा, अगर तुम्हारे सिग्नल ये वाले आए तो तुमने ऑन कर देना, सिग्नल ये वाला आए तो ऑफ कर देना। तो मेन बताने का मकसद ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है वो इंक्रीज है। बड़े कंप्यूटर्स होते थे डेस्कटॉप, अब जो है हमारे पास वही सिस्टम, वही i4 या वही पेंटियम 4 से तो अब इम्प्रूव कर गए हैं। आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी की वजह से साइज छोटा होता जा रहा है और उसकी जो कह लें स्पेसिफिकेशंस है वो इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, ऐसे ही है। जी सर। जी सर। और जो प्राइसेस हैं वो रिड्यूस होती जा रही हैं। कि 2 साल पहले जो मैंने तकरीबन लिया था, इसका मैं अंदाज़ा आपको बताऊं कि 2013 में मैंने एक आई थिंक मेरा i5 है कि i3 है, चेक कर लो लैपटॉप। 1 सेकेंड, आपको ज़रा करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम देते हैं। 1 सेकेंड। आ जाओ भाई। ओके, मेरा 64 बिट ऑपरेटिंग जो है सिस्टम है और उसमें 4 GB रैम है और i5 कंप्यूटर है और इट इज़ द फर्स्ट जनरेशन, नॉट फोर्थ और थर्ड जनरेशन। और ये मैंने 2000 लिया था तकरीबन 14 में शायद या 15 में, 2014-15 में 30,000 रुपये का। ठीक है, अब यही i5 जो है आपको 15,000 रुपये में मिल जाता आराम से, सेकेंड हैंड लिया था, नया नहीं लिया था। और हो सकता है उसमें जो है अब 30,000 का जो आजकल कंप्यूटर आ रहा है वो हो सकता है i7 आ गया हो या i5 के अंदर ही आपका 4th जनरेशन आ जाए जिसमें रैम जो है 4 की बजाय 8 हो और जो आपका प्रोसेसर है वो क्वाड कोर के बजाय ऑक्टा कोर हो। ठीक है, यानी कि प्राइसेस सेम है, लेकिन क्या है कि टेक्नोलॉजी मुझे एडवांसमेंट में मिली। हर साल जो हमारे कंप्यूटर की प्राइसेस हैं वो दिन ब दिन डाउन होती जा रही हैं। अगर आप इस साल कंप्यूटर लेते हो कोई 50,000 रुपये का, अगले साल उसकी प्राइस जो है वो 30 या 40,000 रुपया होगी, क्योंकि उससे लेटेस्ट मॉडल आ गए। 50,000 में लेटेस्ट मॉडल मिल जाता है। हालांकि ये वाला काम जो है बरक्स बाकी चीज़ों के बरक्स है, यानी कि बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आप कोई दाल वगैरह लेते हो, अब दालों की कीमत जो खाने की खुराक की कीमत है वो हर साल जो पिछले साल की निस्बत इंक्रीज होती है। ठीक है, ये जो हम महंगाई का रोना रोते रहते हैं, अब पिछले साल जो प्रॉपर्टी रेट्स है इस साल प्रॉपर्टी रेट उससे ज़्यादा है, पिछली दफ़ा जो सरिये की कीमत है इस दफ़ा सरिये की कीमत उससे ज़्यादा है। यानी कि हर साल जो है, या यहाँ पर एक मैं आपको कंसेप्ट बताने लगा हूँ कि एवरेज ईयर प्रोडक्ट्स कॉस्ट इंक्रीज। ऐसे ही है, आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें होंगी हर साल वो उसकी प्राइस बढ़ती है कि नहीं बढ़ती?
और बढ़ रही है। लेकिन कंप्यूटर्स के मामले में ये उल्टा सीन है कि हर साल जो है कंप्यूटर की जो प्राइसेस हैं वो डिक्रीज होती हैं, ठीक है। सेम कैपेसिटी की मैं बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि आप i3 का मुकाबला आप i7 से करोगे तो उसकी तो प्राइस ज़्यादा ही होगा। मैं सिर्फ एक सेम प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ कि एवरेज ईयर हम इधर लिख लेते हैं हार्डवेयर प्राइसेस डिक्रीजेस। कंपटीशन सर ज्यादा होता जा रहा है जी, कंपटीशन भी रीज़न क्या बन रही है, डिक्रीजेस होती हैं। रीज़न है कंपटीशन, रीज़न है एडवांस टेक्नोलॉजी। हर साल आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो इम्प्रूव हो रही है और उसको वो जो चिप्स हैं उसको रिड्यूस करती जा रही है। जैसे आप देखें पहले वो फ्लॉपी डिस्क होती थी जिसमें 200 के बी के 256 के बी डाटा आता था। उसके बाद सीरीज आ गई जिसमें तकरीबन 256 MB डाटा आ जाता था। फिर उसके बाद DVDs आ गई जो कि 4 GB तक डाटा स्टोर कर लेते थे। लेकिन उसके बाद काम ही खत्म होगा, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई, उन्होंने जनाब मेमोरी स्टिक्स आ गई। ये जो हम आम लफ्जों में यूएसबी कहते हैं, ये है कि ये मेमोरी स्टिक्स है। यूएसबी तो पोर्ट होती है जिसमें लगती है, वो भी पहले 1 GB की आई, फिर 2 GB की, फिर 4 GB की, फिर आहिस्ता आहिस्ता 8, फिर 16, फिर 32, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती गई। 64 की भी आ गई, 128 की भी आ गई। फिर आपके पास जो है हार्ड ड्राइव्स आ गई हैं। पहले कंप्यूटर की हार्ड होती थी शायद 20 GB या 30 GB, अब जो है वो कितने इसके अंदर टेराबाइट्स में चला गया हुआ काम। तो हर साल जो है कंपटीशन भी हो रहा है और एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी भी हो रही है जिसकी वजह से प्राइसेस रिड्यूस हो रही हैं। ये जो हर साल हार्डवेयर प्राइसेस डिक्रीज होती हैं ना, इसको कहते हैं मूर्स लॉ। कौन सा लॉ? मूर्स लॉ। ये एक मूर्स नाम का पर्सन था, गॉर्डन मूर्स, उसने ये लॉ बताया कि ईच ईयर जो है हर साल जो है जो टेक्नोलॉजी जो हमारे पास हार्डवेयर आ रही है इसकी प्राइसेस डाउन होंगी एज कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट्स, ठीक है। और ये बंदा है कौन? ये इंटेल कंपनी का को फाउंडर है, यानी कि इसने स्टार्ट की थी कंपनी। नाम तो इंटेल के कंप्यूटर ये आते हैं ना, प्रिंटर्स आते हैं, कंप्यूटर्स आते हैं, नाम आपने सुना होगा, इंटेल इनसाइड। ये उसका एक लॉ बनाया, ठीक हो गया। इसमें कोई मसला कि अगर आपको कहा जाए व्हाट इज अ मूर्स लॉ तो आप सिंपल ये लिखेंगे कि ईच ईयर द हार्डवेयर कैपेसिटी या हार्डवेयर जो हमारे पास प्राइसेस हैं कंप्यूटर्स, मोबाइल, कैमरास डिक्रीज होती हैं एज कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स व्हिच इंक्रीज whose prices increase each year due to competition or advancement in technology, and this law is called Moore's law. Simple is that। कोई इसमें वो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है या कोई जो किताब पे लिखा है वो 6 लाइनें लिखने की जरूरत है। जो आपको समझ आएगा वो आपने यहाँ पर लिखना। मेन कंसेप्ट क्या है कि लफ्ज जुमलों से हमें पता चलना चाहिए कि हर साल जो है जो हार्डवेयर की प्राइसेस हैं वो डिक्रीज होंगी। अब हार्डवेयर में सिर्फ कंप्यूटर नहीं आता, कैमरास वगैरह, बाकी चीज़ें, ये मेमोरी स्टिक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसलिए हमने जनरल वर्ड यूज़ किया है हार्डवेयर इंस्टेड ऑफ कंप्यूटर्स। किसी को मूर्स लॉ में कोई प्रॉब्लम हो, इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो सकती है क्योंकि ये नेम है, मोर्स हो या मूर्स हो, व्हाटएवर जो भी है, हमें जो दिखने में लगा मैंने मूर्स लॉ कह दिया। तो प्रोनाउंसिएशन और भी मिले तो वो आप मुझे बता देना, उसको हम फिर कॉपी कर लेंगे। डन? इसमें कोई मसला अभी तक जो हमने पढ़ा? नो सर। चलें, गुड। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप लोगों ने ये करना है कि जो डाटा हायरार्की है वो थोड़ा सा पढ़ के आनी है। बेशक डिटेल की बुक से पढ़ लेना कि व्हाट आर द बिट्स, व्हाट आर द कैरेक्टर्स, व्हाट आर द फील्ड, रिकॉर्ड एंड फाइल्स, ठीक है। बल्कि मैं लिख देता हूँ जी सर। कि बिट क्या चीज़ होती है। हेडिंग इसकी होगी डाटा हायरार्की। सबसे पहले जो बेसिक है बिट, फिर आएगा कैरेक्टर, फिर आएगा फील्ड, फिर आएगा रिकॉर्ड एंड देन लास्ट विल बी फाइल। अगर आपने पहले थोड़ा बहुत इसका आइडिया लिया होगा तो नेक्स्ट टाइम डिस्कशन करने का मज़ा आएगा, वरना आप चुप चुप ही रहोगे।
ये काम आपने पढ़ के आना, और साथ साथ सर अगर वो मजीद आउटलाइन टाइम मिले तो आप जो है थोड़ा बहुत इसका पढ़ लेना। ओ हैंग ही हो गया कि व्हाट आर द कंप्यूटर इनपुट आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट क्या होता है, ALU, ये आपके लिए एक नई चीज हो गई। व्हाट इज ALU, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये क्या चीज होता है? चूंकि आपको CPU का तो पता होगा लेकिन ALU का नहीं पता होगा, ये से आगे ही लिखा होगा, इसे भी आप पढ़ लेना थोड़ा सा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जी बच्चे बात बताएं। सर मैं कह रहा था आउटलाइन सीआर को फॉरवर्ड कर देंगे हम। बेटे आउटलाइन मैंने आपको सेंड कर दिखा दी है। उसका करना सर क्या तुम लोगों ने? बुक डाउनलोड करनी है ना, तो उसके नाम देख लेंगे। अच्छा बुक डाउनलोड करनी है। बुक मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम लिख लो डिटेल, DIETL, डिटेल DEI सॉरी, और बल्कि रिकॉर्डिंग का जरा दोबारा देखना तो आपको नजर आ जाएगा। क्या ख्याल है? हो सकता है कि नहीं ऐसा? ओके सर। नहीं तो मैं लिख देता तुम्हें, एक मिनट। बल्कि आई थिंक तुम लोग इतने सियाने होते तो स्क्रीनशॉट ना ले लेते। सर मुझे तब याद नहीं था सर ना। ले लिए। चले चलो मैं रिकॉर्डिंग से नहीं स्क्रीनशॉट ले ले लूंगा। ले लिए, चलो सिया ले तुम लिए। लोग स्क्रीनशॉट भेजा। सर टेक्नोलॉजी वाले बंदे हो, तुम लोग सर टेक्नोलॉजी यूज करो। टीचर से ये नहीं पूछते सर फलाना सफा कौन सा है, ये टॉपिक कहाँ पर लिखा हुआ है, ये काम तुम लोगों के हैं। तुम लोग मुझे डिस्कशन करो टॉपिक्स की, ना के सर ओ ये सर कौन, मुझे अक्सर ये MSc वाले बच्चे जो मुझे उनसे बड़ी शिकायत होती है, वो कहते हैं सर ये कौन से पेज पे लिखा हुआ है टॉपिक। भाई टॉपिक लिखा हुआ है इंडेक्स से जाके पढ़ लो, हम क्यों बताएं भाई। ठीक है, ना मिला तो बेशक सीआर को कहना मुझे मैसेज कर दे, मैं आपको लिख दूंगा, लेकिन आई होपफुली आपको पहुंच जाएगा वो। जी जी सर। ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज। ओके सर। अल्लाह हाफिज़ सर। ओके जी साइनिंग ऑफ।